नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक मरतबा फिर हमारे चैनल पर खुश आमदीद और हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और जैसा कि आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो में हम आपको टेंसेस पढ़ाना शुरू करेंगे, तो अपने लेसन की तरफ बढ़ने से पहले हम एक दो बातें जो है वो आपसे करना चाहेंगे मुख्तसरन। वो ये हैं कि हमें जो है वो आप में से कुछ लोगों का फीडबैक वक्तन फ़वक्तन मिलता रहता है अपनी वीडियोस के बारे में। पहली वीडियोस में जो फ़नी ख़राबियाँ थीं उसको हमने कोशिश की कम करने की किसी हद तक, और फिर उसके बाद दूसरी जो ऑब्ज़र्वेशन थी वो ये थी कि वीडियोस की लेंथ ज़्यादा है। तो उसमें हुआ ये कि जिस टॉपिक को हमने छेड़ा तो हमारी कोशिश थी कि हम आपको अच्छी तरह से वो समझा सकें। तो हम कोशिश करेंगे कि लेंथ को जो है वो कम करें और थोड़ा जो है वो मुख्तसर हो वीडियो। तो अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें YouTube पर जो है वो कमेंट्स की ऑप्शन नहीं होती जब वीडियोस आप अपलोड कर रहे होते हैं चैनल पर। लेकिन हमारा जो दूसरे सोशल मीडिया पर जो हमारा पेज है इंग्लिश लर्निंग विद ज़हीर अहमद, वहाँ पर अगर आप देखें तो उस पेज पर मैसेंजर की भी आपको ऑप्शन मौजूद है। व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं, वो भी दिया हुआ है। अगर आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम टेंसेस की तरफ चलते हैं। टेंसेस के बारे में पहले मैं आपको वीडियो में, अपनी सेकंड वीडियो में बता चुका हूँ कि टेंस का मतलब है ज़माना, और ज़माने तीन तरह के होते हैं, यानी ज़माने हाल, ज़माने माजी, ज़माने मुस्तकबिल। तो इंग्लिश में इसी तरतीब से इनको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं और फ्यूचर टेंस कहते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस मतलब ज़माने हाल, पास्ट टेंस मतलब ज़माने माजी, फ्यूचर टेंस मतलब ज़माने मुस्तकबिल। अब ये तीनों ही जो टेंस हैं इनके चार मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस बनते हैं, या टेंसेस फर्दर जो है ना वो सब टेंसेस कह लीजिए, वो बनते हैं। तो तीनों में ही जो चार किस्में आती हैं, पहली आती है इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है। दूसरी जो होगी वो होगी कंटिन्यूअस। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट था, इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। तीसरी जो है वो परफेक्ट, और चौथी भी मैं इसी लाइन में लिख देता हूं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चार किस्में हो गई टेंसेस की, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस।
सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, 4 किस्में ये हो गई। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आप कोशिश किया करें कि कॉपी पेंसिल वगैरह साथ रख लिया करें और नोट्स लेते जाया करें। पॉज करके अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो वीडियो को नोट्स लेते जाया करें और बाकायदा अपना एक रजिस्टर या एक जो है वो कॉपी वगैरह मेंटेन कर लें, ताकि उसमें आपको फिर कभी भी रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो ये अपने कुल मिलाकर के 12 किस्म के सेंटेंसेस बनते हैं तीनों टेंसेस में। समझ में आ गया आपके? अब हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला टेंस हमारा बना था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस जो था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने जब अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा और अक्सर लोगों ने जिस तरह से पढ़ा है उसमें आमतौर पर यही बताया जाता है कि ऐसे उर्दू के तमाम जुमले जिनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किए जाते हैं। ठीक है? तो ये बात गलत भी नहीं है, ऐसा ही भी होता है, लेकिन 100% भी नहीं है। तमाम वो जुमले जिनमें ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह आता है, वो 100% जुमले सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट नहीं होते। कौन से जुमले होते हैं? चंद एक जुमले हम आपको बताएंगे उस वक्त जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहे होंगे, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा रहे होंगे तो उसमें भी बताएंगे आपको कि वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो एंड तो होते हैं ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह पे, और लेकिन वो फिर ट्रांसलेट प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में भी होते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में भी होते हैं। ठीक है? अभी हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तक ही रहते हैं। ठीक है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में 3 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं आमतौर पे। एक तो ऐसा एक्शन कि जो रिपीटेडली हुआ हो, बार बार हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई रूटीन हो सकता है। मिसाल के तौर पे कोई रूटीन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक आवर डिनर एट 9 o'clock। ये रोजाना रिपीट होने वाली एक्टिविटी है। हम रात का खाना 9 बजे खाते हैं। ठीक है? यानी हर रोज रात को जब 9 बजते हैं तो ये एक्टिविटी रिपीट होती है, तो ये रिपीटेड एक्शन है। इसको हम रूटीन भी कह सकते हैं। ठीक? इसके अलावा एक और एग्जांपल दे देता हूं। ही गेट्स अप एट 7 o'clock every
मॉर्निंग। ही गेट्स अप एट 7 o'clock एवरी मॉर्निंग। ठीक है, वो हर सुबह 7 बजे सोकर उठता है। ये भी 24 घंटे में एक्शन जो है वो रिपीट होता है। ये भी एक तरह से रूटीन है। मैं तीसरा सेंटेंस भी लिख देता हूं। पहला सेंटेंस मुझे मिटाना पड़ेगा। I go to Islamabad twice a week या twice a month. I go to Islamabad twice a week. मैं हफ्ते में 2 बार इस्लामाबाद जाता हूं। यह एक्शन जो है वो रोज रिपीट नहीं होता, हफ्ते में 2 बार रिपीट होता है। तो एक तो हो गया रिपीटेड एक्शन। ठीक है, ये ध्यान में रखें। यानी वो एक्शन जो बार बार माजी में रिपीट हुआ है, उसकी बुनियाद पे आप जो है वो ये दावा करते हैं कि आई गो टू इस्लामाबाद ट्वाइस अ वीक, ही गेट्स अप एट 7 o'clock एवरी मॉर्निंग, और वी टेक अवर डिनर एट 9 o'clock। ठीक है, तो एक चीज हो गई रिपीटेड एक्शन, यानी रूटीन समझ लें। दूसरा होता है कि सम एक्शन दैट हैपन्स ऑल द टाइम, हर वक्त हो रहा होता है, उसमें गैप नहीं होता। जैसे इसमें गैप है ना, वी टेक आवर डिनर एट 9 o'clock, तो तकरीबन 24 घंटा का गैप है, फिर ये रिपीट होता है। फिर जो है वो ही गेट्स अप एट 6 o'clock, तो एवरी मॉर्निंग, ये भी 24 घंटे बाद रिपीट होता है। आई गो टू इस्लामाबाद ट्वाइस अ वीक या ट्वाइस अ मंथ, तो इसमें भी गैप जो है वो फिर है, और ये उसी गैप के साथ रिपीट होता है। लेकिन अब जिन सेंटेंसेस की हम बात करेंगे उसमें गैप नहीं है, तो वो क्या होगा? द एक्शन दैट happens all the time. For example, Kashif lives in फैसलाबाद। काशिफ लिव्स इन फैसलाबाद। काशिफ फैसलाबाद में रहता है। काशिफ लिव्स इन फैसलाबाद। काशिफ फैसलाबाद में रहता है। अब इसमें आपको कहीं पर भी जो ये एक्शन है लिव, इसमें कहीं गैप नजर नहीं आ रहा। बंदा जहां रहता है वो उसकी परमानेंट जगह होती है, ऑल द टाइम एक्टिविटी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैं बताता हूं आपको, माय ब्रदर वर्क्स इन अ बैंक। मेरा भाई जो है वो एक बैंक में काम करता है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी कोई एक्टिविटी में गैप नहीं है। ये उसकी जॉब है और ये एक मुस्तकिल वो है। जॉब की टाइमिंग, ऑफिस की टाइमिंग, उसका चूंकि इसमें जिक्र नहीं है इसलिए उसको हम फिर पीरियडिक उसको अपने रूटीन के उस हिसाब से नहीं कह सकते। ये एक परमानेंट एक्शन है, यानी जो ऑल द टाइम होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक और मिसाल देता हूं मैं आपको। I
like watching sports. I like watching sports. मुझे स्पोर्ट्स देखना अच्छा लगता है. आगे आप इसमें ऐड कर सकते हैं ऑन टेलीविजन. मुझे टेलीविजन पर स्पोर्ट्स देखना अच्छा लगता है. या आई लाइक वॉचिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स. स्पोर्ट्स के जो इवेंट होते हैं वो मुझे देखना अच्छा लगता है या पसंद है. तो अब ये भी लाइक वाली जो सिचुएशन है ये भी परमानेंट है. ये नहीं हो सकता कि आप 6 घंटे लाइक करते हैं बाकी 4 घंटे लाइक नहीं करते, या 2 दिन लाइक करते हैं 5 दिन लाइक नहीं करते. तो ये भी एक ऑल द टाइम एक्टिविटी है. ठीक है. तो ये दूसरी किस्म हो गई जो हमने प्रेजेंट डेफिनेट में आपको बताई है. तीसरी चीज जो है वो समथिंग दैट इज सपोज टू बी ट्रू इन जर्नल. समथिंग दैट इज सपोज टू बी ट्रू इन जर्नल. आमतौर पर जो चीज सच समझी जाती है, फैक्ट समझी जाती है. ठीक है ना. यानी ऐसी चीज कि जो आमतौर पे बल्कि फैक्ट ही समझी जाती है और सच मानी जाती है. पहली मिसाल मैं आपको देता हूं. दी अर्थ goes around the sun. जमीन सूरज के गिर्द घूमती है. ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है. ठीक है. और इसको सब इस फैक्ट को मानते हैं, इस सच को मानते हैं. तो ऐसे स्टेटमेंट जो आमतौर पर सच माने जाए, ट्रू माने जाए, फैक्ट माने जाए, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है वो हम फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं. एक और एग्जांपल. नर्सेस हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल करती हैं. Nurses take care of patients in hospitals. नर्सें अस्पतालों में मरीजों की देखभाल करती हैं. This statement is also supposed to be a fact or true in general. ठीक है. तीसरा जो है वो water boils at 100 degree Celsius. Water boils at 100 degree Celsius. पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है, उबल जाता है. या पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है. ये भी जो है वो एक यूनिवर्सल फैक्ट है. ये भी जो है वो दिस इज आल्सो समथिंग दैट इज सपोज टू बी ट्रू इन जर्नल.
ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में ये 3 किस्म के सेंटेंसेस जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई कि ये 3 किस्म के सेंटेंसेस हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनेट में एक्सप्रेस किए जाते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट की फॉर्मेशन क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनेट की फॉर्मेशन में सब्जेक्ट के बाद याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट दोनों में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। यानी इज, एम, आर में से कोई भी यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट के सेंटेंस में इन 3 किस्मों के सेंटेंसेस में जो भी आपको बताए हैं नहीं इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सटेंशन ऑफ। यह मैं ब्रीफ में या शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूं कि ये मैं आपको पिछली वीडियोस में डिटेल के साथ बता चुका हूं कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता था, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या, एक्सटेंशन ऑफ द प्रीडिकेट क्या। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस की फॉर्मेशन ये होगी, सब्जेक्ट के बाद फौरन बाद वर्ब आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एक्सटेंशन ऑफ द प्रीडिकेट आएगा। यहां पर आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जितने भी टेंसेस आप पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट इंडेफिनेट हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर इंडेफिनेट हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन सब में जो फर्क आएगा वो इन 2 जगहों पे आएगा। या तो वर्ब की फॉर्म मुख्तलिफ होगी, उससे आपको पहचान होगी कि ये कौन सा टेंस है, या दूसरा हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, अगर है तो कौन सा है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये या तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है या पास्ट इंडेफिनेट है। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में, तो या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है या पास्ट इंडेफिनेट है। अब प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनेट को कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये चाहे तो आप नोट कर लें। आप मैं दोहरा देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो पहली जो रूल है वो ये था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा रूल ये है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसके बाद एक तीसरी चीज भी आपको बतानी है, ये मैं बता देता हूं, ये हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एक बात, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, और कुछ सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज इस्तेमाल हो जाएगी, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। जैसे अगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो एक सेंटेंस लिखा था, ही गेट्स अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग, ठीक है ना, तो ही गेट अप नहीं लिखा था, मैंने गेट्स अप लिखा था। ठीक है, इसी तरीके से लिखा था हमने कि काशिफ लिव्स इन फैसलाबाद, तो काशिफ लिव नहीं लिखा था। क्या क्या कहा मैंने? काशिफ लिव नहीं लिखा था, लिव्स लिखा था। माय ब्रदर वर्क्स इन अ बैंक, माय ब्रदर वर्क नहीं लिखा था।
ठीक है। इसी तरीके से अर्थ गोज अराउंड द सन, अर्थ गो अराउंड द सन नहीं लिखी थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, उसमें ES का इजाफा हो गया। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना वो आपको याद रखने वाली हैं। इसी तरीके से वाटर बॉयल्स, सन राइजेस। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, मुख्तसर तरीके से बताता हूं और कोशिश करूंगा कि आसान तरीन तरीके से बताऊं कि अगर आपका सब्जेक्ट आई होगा या वी होगा या यू होगा या दे होगा, अगर आपका सब्जेक्ट आई होगा, वी होगा, यू होगा या दे होगा या कोई भी प्लूरल नाउन होगा, तो आप वर्ब में एस या ES का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक है, आई होगा, वी होगा, यू होगा सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, और या फिर कोई प्लूरल नाउन भी हो सकता है। बॉय के बजाय बॉयज हो सकता है, ब्रॉदर की जगह पे ब्रॉदर्स हो सकता है। जैसे नर्सेस आया था ना, नर्सेस टेक केयर, अगर नर्स होता तो फिर टेक्स केयर हो जाता। तो नर्स नाउन है, तो चूंकि प्लूरल नाउन इस्तेमाल हुआ था इसलिए एस या ES का इजाफा हमने नहीं किया। ठीक है, अगर मैं इनकी दूसरे तरीके से डिटेल में जाना चाहूंगा तो वो फिर वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। अभी जब हम ये सब प्रोनाउन है जो मैंने ऊपर लिखे हैं, देखिए ये आई, वी, यू और दे, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बारे में जब आपको टिप्स देंगे अलग से किसी वीडियो में, तो उसमें बताएंगे कि इनके पर्सन भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, वो एक पूरा चार्ट बना करके आपको हम उस वक्त बताएंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी तवील हो जाएगी और फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और भी है, वो भी एक लेंदी लेसन है कि किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए आमतौर पे एस का इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन कुछ मखसूस जो लफ्ज़ हैं या की मखसूस एंडिंग होती है, वो अल्फाज जो हैं उनमें ES का इजाफा होता है। वो भी आपको हम आगे चलकर या कोशिश करेंगे कि एक वीडियो जो है वो इन्हीं की जो डिटेल है उसके लिए अलग से एक वीडियो एक आध दिन में ही कल या परसों अपलोड कर दें, ताकि ये आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यानी दोनों चीज़ें आपको समझा देंगे कि ये पर्सन और नंबर वाला क्या खेल है और प्लूरल के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ जो है हम कब एस का इजाफा करेंगे और कब ES का इजाफा करेंगे। ठीक है, ये एक अलग से वीडियो में हम ले आएंगे। बाकी जो है वो यहाँ तक जो है वो मेरा ख्याल है कि आपकी समझ में आ गया होगा। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमारे जो दूसरा सोशल मीडिया है उस पे पेज बाकायदा बना हुआ है, इसी नाम से, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, तो उस पे जाकर के आप मैसेंजर की ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन करने के लिए, कोई भी ऑब्जर्वेशन देने के लिए, या व्हाट्सएप पे भी इवन जो है वो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो पे ये इन चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।